नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और मांझी में विभत्स तरीके से मारी गई युवती का सिर बरामद करने के 3 दिनों के बाद कातिल शेख बिलाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेख बिलाल और मांझी थाना क्षेत्र के पांचा गांव में अपने एक दोस्त के घर रह रहा था। एसएसपी के निर्देश पर ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने बिलाल को दबोच लिया। आपको बता दें कि ओरमांझी में युवती का शव मिलने के 9 दिनों बाद पुलिस ने 12 जनवरी को युवती का सिर जो है रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती से बरामद किया था। इसके अलावा युवती का कपड़ा और गला काटने के लिए इस्तेमाल की गई धारदार हथियार को भी पुलिस ने बरामद किया था। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर सीधे जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस कब तक आधिकारिक घोषणा करेगी बिलाल की गिरफ्तारी की? जी अनूप, बता दें कि बिलाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशासन जो है अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है बिलाल से और मामले को लेकर जल्द ही आज हो सकता है कि शाम तक पुलिस के तौर पर आधिकारिक पुष्टि इसकी कर दी जाए। लेकिन जिस तरह से इस पूरे केस में पुलिस को उपलब्धि मिली है वो वाकई जो है वो रांची पुलिस की जो संजीदगी है उसे दर्शाता है, क्योंकि पूरा केस जो था वो ब्लाइंड था। इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि हम चंदवे इलाके में ही मौजूद हैं और फिलहाल जहां से गांव की अगर चंदवे की बात की जाए तो फिलहाल गांव में अभी भी लोग सन्नाटे में हैं और यहाँ के लोग फिलहाल कुछ भी बात करने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद से गांव के लोग भी मर्माहत है। हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे पास वही तालाब है पीछे जो जहां पर पुलिस की टीम जो है उसे सिर को तलाश करने पहुंची थी और यहीं से कुछ जो है उसे सिर को तलाश करने पहुंची थी और यहीं से कुछ दूरी पर खेत में ही सिर को बरामद किया गया था। तो मामले को लेकर जो पुलिस है वो फिलहाल आधिकारिक रूप से लेकिन बता नहीं रही है कि बिलाल गिरफ्तार हो चला है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटनाक्रम है और जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार बिलाल को लेकर जल्द ही पुलिस खुलासा कर सकती है और इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाने की भी पूरी सूचना। ओम प्रकाश, ये भी जानकारी मिल रही है कि सिकिदिरी के जिस गांव में छिपा हुआ था बिलाल, कहा जा रहा है कि वहां से भी वो ऑटो से भागने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान वो दबोचा गया पुलिस के जरिए। जी, अब तक जो जानकारी मिली है अनूप, वो अपने दोस्त के मकान में वहाँ पे मौजूद था और वहाँ से भागने की फिराक में था। लेकिन पुलिस को जो सूचना मिली उसके बाद पुलिस ने उसे तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है और तथ्यों को जोड़कर जो हत्या के पीछे की वजह हैं उन्हें जानने के लिए फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं उसका कोविड टेस्ट भी कराया जाना अभी बाकी है। तो इन सब प्रक्रियाओं के बाद ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिर आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो बिलाल की गिरफ्तारी से लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो चली है कि पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से बिलाल और उसके परिजनों के द्वारा संलिप्तता आई थी सामने, वो बात अब पुलिस जो है वो सामने लाएगी और मामले में हत्या के पीछे क्या वजह है इसका भी खुलासा जल्द होगा। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं प्रकाश, जब पुलिस पूरे मामले पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बिलाल को सामने लाया जाएगा और तब शायद कई अहम जानकारियां पुलिस की तरफ से दी जाएगी कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। फिलहाल इधर झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी को बड़ा झटका लगा है। 15 लाख के इनामी नक्सली मुनेश्वर उर्फ मुकेश गंझू ने हथियार के साथ चौतरा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद मयूरहंड थाने में एसपी के निर्देश पर एसपी और एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी इस बारे में पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से लगातार बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुख्यात नक्सली के सरेंडर को आधिकारिक रूप से कराने की कवायद की जा रही है। आपको बता दें कि 15 लाख का इनामी नक्सली मुकेश गंझू नक्सली संगठन टीएसपीसी का सेकंड सुप्रीमो था। दर्जनों नक्सल मामलों में वांछित नक्सली मुकेश को बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ ही कई राज्यों की पुलिस के अलावा भी एनआईए की टीम भी तलाश रही थी और अब जाकर मुकेश ने चौतरा पुलिस के सामने सरेंडर किया है। तो देखिए, नक्सली मुकेश गंझू ने सरेंडर किया है। टीएसपीसी का सेकंड सुप्रीमो बताया जा रहा है और 15 लाख का इनाम भी उसके ऊपर रखा गया था। सूर्यकांत हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यकांत, क्या कोई और बात या जानकारी मिल पाई कि क्यों अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, घोषणा नहीं कर पाई है पुलिस?
देखिए अनूप, मयूरहंड थाने में अभी भी जो कि सेकंड चीफ टीएसपीसी नक्सली संगठन का है मुकेश गंझू, उससे पूछताछ कर रही है। अब पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। उसी के आधार पर पुलिस कई संभावित इलाकों पे में भी टीएसपीसी नक्सलियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चला रही है, ताकि आने वाले समय में भी टीएसपीसी नक्सलियों को बड़ा झटका दिया जा सके। जिस प्रकार 15 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है, कहीं न कहीं चतरा पुलिस इससे उत्साहित है और लगातार नक्सलियों के विरुद्ध ये अभियान चलाने में जुटी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 15 लाख के इनामी नक्सली मुकेश गंझू ने चतरा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और बताया जा रहा है कि टीएसपीसी का सेकंड सुप्रीमो मुकेश गंझू था और अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस ने उसकी तस्वीर जारी की थी, इनाम की घोषणा भी की थी। फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई पुलिस की तरफ से, लेकिन फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। इधर रांची के चानो थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। चानो में ओपा गांव में हाथियों ने एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं फसल को भी रौंद कर बर्बाद कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस इलाके में हाथियों के झुंड में 22 हाथी मौजूद हैं, जिनके खौफ से लोग डरे और सहमे हैं। लोगों ने वन विभाग को जानकारी भी दी है, जिसके बाद वन विभाग की ओर से हाथियों को भगाने की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। अगली खबर सरायकेला से, जहां के कांडरा थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। खबर के मुताबिक पुलिस आरोपी युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को पिंडराबेड़ा में स्कूटी सवारी की युवती का अपहरण कर उसके साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद से जिले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग आशंकित हैं। इधर खूंटी पुलिस ने अफीम की खेती नष्ट करने का अभियान शुरू कर दिया। एक सप्ताह के अंदर करीब 30 एकड़ से अधिक जमीन पर लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया। इसके अलावा स्पेशल टीम का गठन किया गया है। वहीं हर थानेदार को भी लोगों को बुलाकर संवाद स्थापित करते हुए अफीम की खेती के बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार भी अड़की, सायको, मारंगदहा और मुरहू थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की गई है। जो भी सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही है, उसके आलोक में जहां भी अवैध अफीम की खेती की सूचना प्राप्त हुई है, उसके संबंध में हम लोगों ने विस्तृत रूप से सभी को दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही जो भी फसल की बुआई हुई है उसके नष्टीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। और कल जो कार्रवाई की गई विभिन्न थाना क्षेत्रों में, उसमें लगभग 11 एकड़ भूमि में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्टीकरण किया गया। कहाँ पर हुए? मुरहू थाना क्षेत्र में, अड़की थाना क्षेत्र, सायको एवं मारंगदहा थाना क्षेत्र। किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं है। इधर रांची में कोरोना को लेकर आज बड़ी लापरवाही देखी गई। मकर संक्रांति के मौके पर रांची के पहाड़ी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे। इस दौरान ना तो लोगों ने मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। एक तरफ राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव रांची में निकल रहे हैं, तो उसके बावजूद लोग कोविड गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए देखे गए। न्यूज 18 आपसे भी अपील करता है कि भले ही कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन इसके खिलाफ जारी जंग में आज कतई ढिलाई ना बरते और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। नहीं, मास्क लाए हैं एक्चुअली। यहाँ जब प्रसादी ले लेते उसके बाद फिर मास्क पहनते हैं। हाँ, पहनेंगे मास्क। बहुत बढ़िया से लाइन में लग के हम लोग पूजा किए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पूजा किए हैं। मास्क नहीं पहने? अभी खोले हैं। हाँ, नहीं, मास्क भी अभी पूजा कर रहे थे ना। हाँ, मास्क पहन करके ही पूजा किए हम लोग। मास्क का प्रचलन धीरे धीरे देख रहे हैं, लोगों में श्रद्धा बढ़ते जा रही, भक्ति बढ़ती जा रही है और मास्क धीरे धीरे लोग हटाते जा रहे हैं। और इनसे पूछने पे बोलते हैं बाबा का कृपा से किसी को कुछ नहीं होगा। रांची शहर ऐसे भी बाबा नगरी कहलाता है, तो हम चाहते हैं भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, बिन मास्क के भी लोग सुरक्षित रहे, लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशन लेके ही करें। भगवान पे तो श्रद्धा और विश्वास है ही अटूट। सरायकेला में कोरोना वैक्सीन पहुंच चुका है और उसे चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल के विशेष कमरे में रखा गया है। कोविशील्ड वैक्सीन को सभी वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचाया जाएगा, जहां 16 जनवरी को टीकाकरण होना है। जिले में 6 वैक्सीनेशन साइट बनाए गए, जहां हर साइट पर 100 हेल्थ वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। सिविल सर्जन के नेतृत्व में आयोजित बैठक में प्रशिक्षण शिविर में सभी को वैक्सीनेशन की गाइडलाइन और एहतियात को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। जगह में हम लोग को वैक्सीनेशन देना है
फर्स्ट फेज में हम लोग जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं उन्हीं को देंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वैक्सीन भी जिला से आ चुका है, राज्य से जिला में आ चुका है और इसको हम लोग प्रखंड तक पहुंचाने का प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही सभी लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं कि कौन कौन लोग वैक्सीनेटर के रूप में कार्य करेंगे। सभी सेशन साइट में 100 आदमी का जो पूर्व से ही तय है किसको किसको वैक्सीन पड़ना है, वो 100 का ही पड़ सकता है। जिले को जैसे सूचना मिला है, मुझे जैसे सूचना मिला है 614 भायल, एक भायल में 10 डोज, मतलब 6140 डोज जिलों को वैक्सीन प्राप्त हो गया है। अगली खबर देवघर से, जहां एयरपोर्ट निर्माण की सबसे बड़ी बाधा को दूर कर लिया गया। दरअसल सातर सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल के काम को रोक दिया था। जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की वार्ता के बाद बाउंड्री का निर्माण पूरा कर लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी के अनुसार सुरक्षा के लिहाज से 4 दीवारी का निर्माण जरूरी था। दीवार के निर्माण के बाद अब एयरपोर्ट टर्मिनल का काम जो है वो तेजी से पूरा किया जा रहा है। करने के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अप्रोच पाथ के अंदर दैट वाज मेन हर्डल, मेन अप्रोच ऑब्स्ट्रक्शन थी। तो ये तो ऑपरेशन के लिए सबसे ज़रूरी था इसको रिमूव करना, ताकि ये ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगी तो वी कैन डू, एक ऑब्स्टेकल ख़त्म हो जाती है हमारी। ट्रैफिक प्रोजेक्ट किया था उसके हिसाब से बनाई है। जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगा, उस हिसाब से फिर उसका आगे और एडिशनल विस्तार किया जाएगा। अभी तो फिलहाल हमारी जो बिल्डिंग की कैपेसिटी है 100 पैसेंजर इनकमिंग और आउटगोइंग, बट इसकी क्षमता 200 पैसेंजर कैटर। झारखंड की राजनीति में हमेशा से ही आदिवासी समाज केंद्र बिंदु में रहा, लेकिन इसके बावजूद आदिवासियों की उपेक्षा हो रही है, खासकर आदिवासी छात्र नौजवान की उपेक्षा जो कल के भविष्य है। राजधानी रांची के आदिवासी छात्रावास को देखने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या इसी को आदिवासी का कल्याण कहते हैं? क्या यही कल्याण विभाग का कामकाज है? ये तस्वीर आदिवासी राजनीति का ढोल पीटने वाली झारखंड की है। वही झारखंड जिसकी राजनीति के केंद्र बिंदु में हमेशा से ही आदिवासी समाज रहा। चूंकि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए इस तस्वीर से आदिवासी समाज के भविष्य की तकदीर को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आवास के ठीक पास स्थित वीर बुधु भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास है। इस छात्रावास के 52 कमरों में रहने वाले सभी 250 छात्र आदिवासी समाज से आते हैं। अब जरा इस छात्रावास के जर्जर हालात पर भी नजर दौड़ा लीजिए। छात्रावास के छत का हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ रहने वाले छात्रों को बिस्तर पर हेलमेट पहनकर पढ़ाई करनी पड़ती है। करे भी तो क्या, मौत का मंजर अगर सिर पर मंडरा रहा हो तो सुरक्षा जायज है। देखा जाए तो कुछ व्यवस्था गरीब आदिवासी छात्रों के लिए नहीं उपलब्ध कराई जाती है। सिर्फ नाम मात्र झारखंड सरकार कल्याण विभाग चलाती है। आदिवासियों के केंद्र से करोड़ों फंड आते हैं, उसका यूज कहाँ होता है? वही सब का यूज ही सब करना चाहिए। देखिए अभी आपके सामने हम बैठे हुए हैं, आपको देख के क्या लग रहा है कि सही सरकार हम लोग के लिए सही काम कर रही है या नहीं कर रही? जिस हॉस्टल में हम लोग बैठे हैं उस हॉस्टल तो बुरा ही है सर, मतलब छत तो कभी भी गिर सकता है जी सर। प्लस यहाँ टेबल भी अच्छा नहीं है, टूटा हुआ है, बेड टूटा हुआ है, और जहाँ पर मेस बनता मतलब खाना बनता है वहाँ पर पानी भी नहीं, पानी तो है, पानी भी नहीं है। झारखंड में आदिवासी कल्याण के नाम पर सिर्फ केंद्र सरकार से 35,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मिलता है। राज्य सरकार के कल्याण विभाग का बजट भी 1500 करोड़ से ज्यादा का है। अब ऐसे में अगर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्र संसाधन के अभाव में छात्रावास में रहने को मजबूर होंगे तो ये कैसा विकास है? छात्रावास में रहने वाले छात्रों का ज्यादा समय खाना बनाने में बीत जाता है, क्योंकि छात्रावास में एक रसोईया तक नहीं। टूटी हुई टेबल, टूटी हुई बिस्तर, टूटी हुई छत और बिजली की आंख मिचौली के बीच इन आदिवासी छात्रों का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ग्रामीण इलाका से आए हुए हैं यहाँ ताकि हम अधिक से अधिक टाइम पढ़ाई में दें, लेकिन हम लोग का टाइम तो अधिक से अधिक
खाना बनाने में ही बीत जाता है, जिससे हम लोग का पढ़ाई लॉस होता है। सरकार तो हमेशा बोलती है कि हर आदिवासी छात्रावास में रसोई का प्रबंधन करेंगे, वहाँ का रसोई सब व्यवस्था रहेगा, लेकिन हम नाम मात्र की सिर्फ घोषणा करते हैं, लेकिन यहाँ आप व्यवस्था देख रहे हैं सिर्फ नाम मात्र के लिए है, यहाँ कुछ नहीं है। राजधानी रांची में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिवासी छात्रावास का अगर ये हाल है तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य के दूसरे जिलों का हाल कैसा होगा। कम से कम मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित आदिवासी छात्रावास की तस्वीर तो बदलनी ही चाहिए और इन आदिवासी छात्रों को इस तस्वीर और खुद की तकदीर बदलने का इंतजार रहेगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। देवघर के बाबा मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। मकर संक्रांति के मौके पर आज के दिन बाबा वैद्यनाथ मंदिर में प्रातःकालीन पूजा में बाबा को दही चूड़ा तिल के साथ खिचड़ी का भोग अर्पण करने की परंपरा रही है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के मौके पर कामना लिंग पर तिल और दही चूड़ा के साथ खिचड़ी का भोग लगाने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन नई फसल से तैयार चूड़ा बाबा को अर्पित किया जाता है और पूरे साल के लिए मंगल कामना की जाती है। संक्रांति है, माघ की प्रथम तिथि आज संक्रांति के हिसाब से है। बाबा के ऊपर आज विशेष प्रकार का तिल चढ़ाया जाता है और आज दान पुण्य और आज स्नान का महत्व है। जो भी भक्त आज स्नान ध्यान सवेरे करेंगे बाबा को भोग लगता है। आज जैसे खिचड़ी उड़द दाल का खिचड़ी लगता है भोग और दही चूड़ा भोग लगता है। 1 मास तक ये बाबा का जो भोग लगेगा। मकर संक्रांति है, भगवान सूर्य आज के दिन ही उत्तरायण होते हैं। बाबा वैद्यनाथ की नगरी में विशेष पावन होता है। बाबा वैद्यनाथ पर आज तिल अर्पण किया जाता है। अभी माघ मास भर ये तिल चढ़ता रहेगा। मकर संक्रांति के मौके पर दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में फौजदारी बाबा पर जलार्पण के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु सुबह से ही शिवगंगा में स्नान करने के बाद बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण के लिए कतारबद्ध दिखे। साथ ही अर्घा सिस्टम से बाबा पर जलार्पण भी किया जा रहा है। आज के दिन बाबा पर तिल चढ़ाने की परंपरा है। वहीं मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। पर्व है, इसमें दान ध्यान स्नान इसकी विशेष व्यवस्था होती है भक्तों के द्वारा। इसमें लोग तिल दही इस सब का भोग लगाते हैं, बाबा को बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, सभी तरह की कामनाएं जिससे। आज मकर संक्रांति है और ऐसे में पूरे हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालु इस पर्व को मनाने में जुटे हैं। साहेबगंज में भी ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचकर स्नान में जुटे हैं। ठंड और कोहरे के बीच मकर संक्रांति में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। मानने वाला पर्व है, इसे गंगा स्नान से बहुत पाप मिलता है, कलरफुल मिलता है और ये मतलब जहाँ से गंगा स्नान करने से आत्मा शांति मिलती है। कहाँ का रहने वाला? कड़ाके की ठंड और कुहासे के बीच झारखंड में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। हम आपको एक साथ 4 जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें पूरी श्रद्धा के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर रांची के पहाड़ी मंदिर की है, जहां श्रद्धालु कोरोना नियमों को ताक पर रखकर पूजा अर्चना करने में जुटे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर बाबा नगरी देवघर की है, जहां सुबह से ही भक्त बाबा भोले के मंदिर में बाबा की आराधना में जुटे हैं। तीसरी तस्वीर साहेबगंज की, जहां कड़ाके की ठंड और कुहासे के बीच लोग मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करते देखे गए। चौथी और आखिरी तस्वीर पूर्वी सिंहभूम की, जहां एक खास परंपरा के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के बादम में स्थित पंचवाहिनी मंदिर का मकर संक्रांति पर विशेष महत्व है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु माता भगवती की न सिर्फ पूजा करते हैं बल्कि मन्नतें मांगने के लिए यहीं की नदी से उठाकर 5 पत्थर चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से जो यहाँ मन्नत मांगते हैं, पंचवाहिनी माता उनकी मुराद पूरी करती है। कहा भी जाता है कि इस नदी के पानी से नहाने से चर्म रोग दूर भी होते हैं। तो पूरे झारखंड में श्रद्धालु गंगा स्नान और मंदिरों में पूजा अर्चना कर उत्साह के साथ मकर संक्रांति पर्व मना रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में भी ये पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल अनोखी परंपरा के साथ।
जिसके मुताबिक मकर संक्रांति के दिन 3 बजे सुबह गांव के लोग ढोल नगाड़े के साथ गांव के तालाब में स्नान करते हैं और फिर ठंड से बचने के लिए एक बड़े अलाव पूरे परिवार के साथ आग तापते हैं। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति से 1 हफ्ते पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है और इसके लिए लोग ताड़ के पत्तों को तोड़कर सुखाते हैं और एक जगह जमा कर बूढ़ी कुंभा बनाया जाता है।